देखिए, मैंने पहले भी यही बात मैं कर रही थी, लेकिन शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजीआईएसपीआर की, ये मेरा ख्याल है कि जो अब 9 मई के जो 60 के करीब मुल्ज़िमान को सज़ाएं मिली हैं, उसके बाद ड्यू थी। और ये बात सही है कि ये ईयर एंडिंग, फैसल सही कह रहे थे कि ये ईयर एंडिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात करनी थी, लेकिन इसकी टाइमिंग इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन 85 लोगों की सज़ाओं के जो फैसले सुनाए गए हैं, पहले 25 और उसके बाद 60, उसके बाद जो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था इंटरनेशनली, उसका जवाब देना पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से हलकों में और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत जरूरी था। और इसके ऊपर अगर आपको याद हो तो उन 25 लोगों की सजाओं के बाद आईएसपीआर की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस तरीके से ऑफिशियली नहीं हुआ था, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। लेकिन जो एक प्रेशर पाइल अप हो रहा था कि आया सिविलियंस के जो ट्रायल्स हुए हैं उसके बाद इनको सजाएं होनी चाहिए मिलिट्री कोर्ट से या नहीं होनी चाहिए, तो एक ऐसी डिबेट थी जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को खास क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। तो आई थिंक इसकी टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्होंने इस एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजों का अहाता किया है। इन्होंने न सिर्फ 9 मई के हवाले से बात की है, इन्होंने उस पर भी मैसेज दिया है कि देखिए उस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर आप कहीं ये सोच रहे हैं कि 9 मई के मुल्जिमान को कोई रिलीफ मिल जाएगा या फिर एस्टैब्लिशमेंट या फिर जो मिलिट्री कोर्ट्स है उनसे उनको सजाओं का जो ड्यू प्रोसेस है वो पूरा फुलफिल नहीं होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। और ये पैगाम इन्होंने इंटरनेशनली भी दिया है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी जमात को भी दिया है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इसको ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि जो ड्यू प्रोसेस है जस्टिस का उसको फॉलो किया गया है। उन्होंने दबे लफ्जों में यह बात की है कि जो ट्रायल का एक सही तरीका है वो ट्रायल हमने उस पूरे ट्रायल से उन मुल्जिमान को गुजारा है। और ऑब्वियसली इसके बाद मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिसके ऊपर वो तमाम मुल्जिमान जिनको सजाएं हुई हैं वो जाकर उन प्लेटफॉर्म्स को अवेल कर सकते हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। फिर उन्होंने 26 नवंबर की बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुलकर जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि जो माइंडसेट एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है उसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई है, बल्कि 26 नवंबर के बाद उसमें मजीद एग्रेशन आया है। उसमें एक थोड़ा सा जो फॉल्ट है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, क्योंकि उनका जो 26 नवंबर के बाद बयानिया था कि हमारी बड़ी तादाद में लाशें गिरी हैं और हम ट्रक भर के लाशें खैबर पख्तूनख्वा लेके जा रहे हैं, वो उस बयानिए को सच साबित नहीं कर सके। उसका वही हाल हुआ जो कि साइफर के बयानिए का हुआ था। और मेरा ख्याल ये है कि इसमें जो फेक न्यूज का वो बात कर रहे थे कि जो फेक न्यूज है ये बड़ा किरदार अदा करती है, तो मेरा ख्याल है कि इस फेक न्यूज के हवाले से जो वो तशबीह दे रहे थे वो 26 नवंबर की उन तमाम चीजों को दे रहे थे जो उसके बाद अगले 15-20 दिन महीने तक सोशल मीडिया पर फैलाई गई और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी हवाले से कोई कॉन्क्रीट एविडेंस पेश नहीं कर सकी। फिर उसके बाद उन्होंने दो और अलग इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ इशारा किया। उन्होंने भारत का भी हवाला दिया कि भारत किस तरह बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस कर रहा है। ये बात जुबान ज़दे आम है, लेकिन पाकिस्तान का जो अपना एक वोकल स्टांस है उसके ऊपर पाकिस्तान इंटरनेशनली उसमें सक्सीड नहीं कर पाता, क्योंकि भारत की जो अपनी लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक उन्होंने भारत का बलूचिस्तान से लिंक करने की कोशिश की, लेकिन जो एक नया मसला पाइल अप हुआ है वो अफगानिस्तान की सूरत में हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात दहाइयों पर मबनी है, लेकिन वो ताल्लुकात दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी और कदूरत पर मबनी है और वो पड़ोसी मुल्क की तरफ से होते हैं। तो आई थिंक उन्होंने मल्टीपल मैसेजेस दिए हैं और पिछले चंद माह में अफगानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर के ऊपर स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई है उसके बाद खुद अफगानिस्तान में भी चैन से नहीं बैठा जा रहा है। तो आई थिंक वो मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में ख्वारिज का जो एक ग्रुप अंदर आने की कोशिश करता है या दीगर टेररिस्ट आने की कोशिश करते हैं उसको रोकना होगा अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन से। और दूसरी अहम बात यह है कि रोकने के अलावा अफगानिस्तान को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तानी टेररिस्टों को उन्होंने अपने ग्राउंड के ऊपर न सिर्फ पनाह दी हुई है बल्कि उनको फैसिलिटेशंस भी हासिल है। तो आई थिंक ये जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर मैं ये कहूँ कि 2024 की तमाम जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उनकी रही है अपना ओहदा संभालने के बाद, उसके हवाले से ये सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को मैसेज दिया है, उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को मैसेज दिया है, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को मैसेज दिया है इनडायरेक्टली, क्योंकि वहां से बार बार यूरोपीय यूनियन से बार बार बर्तानिया से बार बार जो मैसेजेस आ रहे हैं खासतौर पर मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से उसको भी उन्होंने खामोश करवाने की कोशिश की है। तो आई थिंक उन्होंने बहुत सारी चीजों को यकमुश्त टारगेट किया है। अरसन, आपने बड़ा इसको डिटेल्ड आपने एलेबोरेट किया उनकी पूरी टॉक के हवाले से, लेकिन एक चीज़ वो ये है कि जिस तरह से भी आपने भी जिक्र किया कि सबको क्लियर मैसेज चला गया है, लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं कि एक टॉक्स का प्रोसेस शुरू हो चुका है, मामला वहाँ पर रखे जा रहे हैं, ड्राफ्ट पेश करने की तैयारी की जा रही है। तो आपको लगता है कि ये जो स्टांस है जिसमें 9 मई का ख़ास तौर पे है कि कहा गया उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, और तहरीक इंसाफ हमेशा से ही ये उनका एक बयानिया रहा है कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि उसके पैरेलल टॉक्स का प्रोसेस कामयाब हो पाएगा इस गुफ्तगू के बाद? कुछ स्पेस है?
میرا خیال یہ ہے کہ ہم اگر اس پروسیس کو سمجھیں جو مذاکرات کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال یہ کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی طرف بڑھی ہے اب گورنمنٹ نے بھی اسی طریقے سے بڑھنا شروع کر دیا ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے بار بار پہلے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں, اس کے بعد جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی فرنٹ پر آ کر مذاکرات نہیں کرے گی, اگر ہم یہ کہیں کہ مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کی انڈائریکٹلی کنسنٹ شامل نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا. کسی بھی قسم کے پولیٹیکل ڈائلاگ میں اسٹیبلشمنٹ کی جو سے ہوتی ہے وہ ضرور شامل ہوتی ہے, اور یہ بات انہوں نے بھی کہی ہے کہ ایک ایز اے انسٹیٹیوشن ہماری جو ان پٹ ہوتا ہے وہ ضرور موجود ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فرنٹ فٹ پر بیٹھ کے آپ کے ساتھ ڈائلاگ کریں. لیکن اب جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ہم نے سول نافرمانی کی تحریک کو ختم نہیں کیا. اگر آپ ان کی کل کی پریس ٹاک سنیں جو اڈیالہ میں خان صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے باہر آ کے کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا یہ ایجنڈا ہے اور اس سے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن عرفان صدیقی صاحب اور باقی لیڈرشپ کی کیا رائے ہے مسلم لیگ نون کی؟ انہوں نے کہا کہ جو باتیں جو اسٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن ہم وہی بات سیریس لیں گے جو کہ ٹیبل کے اوپر ایجنڈے کی صورت میں آئے گی. تو آئی تھنک جس طریقے سے پی ٹی آئی بات کر رہی ہے بالکل اسی طرح نون لیگ نے بھی خواجہ آصف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ہر دوسرے دن اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ ان کا بائی پروڈکٹ ہے خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کا, کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ. تو آئی تھنک دونوں طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے منہ میں زبان ہے تو ہم بھی خاموش نہیں ہیں, لیکن اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو میں مختلف جگہوں پر یہ بات پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کر چکی ہوں کہ مذاکرات اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں کے مفاد میں ہے. اگر تو پی ٹی آئی کو مذاکرات کی ضرورت ہے تو ایک پرامن اور سکون سے سسٹم کو چلنے دینے والی اپوزیشن کی ضرورت اس وقت حکومت کو بھی ہے, کیونکہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ جو بھی لیجسلیشن اس وقت پارلیمنٹ میں کی جاتی ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور یہ ڈی اسٹیبلائز اگر سسٹم کو آپ کرتے رہیں گے تو پھر آپ کبھی بھی بہت سی چیزوں کے ریزلٹس حاصل نہیں کر سکیں گے.